ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 राज्यसभा में हुआ पारित। लोकसभा ने दी थी कल मंजूरी। मनी गेमिंग पर लगेगी सख्त रोक। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझे उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन पत्र। उपराष्ट्रपति का 9 सितंबर को होगा चुनाव। आज था नामांकन का आखिरी दिन। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू। विधायकों के यात्रा भत्ते व पिछड़ा वर्ग आयोग पर हो सकता है संशोधन विधेयक पेश। विपक्ष द्वारा हंगामे के आसार। और भिवानी की महिला अध्यापिका मनीषा का किया गया अंतिम संस्कार। सीबीआई को सौंपा जा रहा है केस। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा, प्रदेश के डॉक्टरों व वैज्ञानिकों की निष्ठा पर नहीं है कोई प्रश्न चिन्ह। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के बारे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के लिए और सरकार की दृष्टि से ये सत्र उपयोगी व सार्थक रहा है। लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान 14 विधेयक प्रस्तुत हुए और 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नियोजित हंगामे के कारण केवल 37 घंटे का कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे के चलते पहली बार सांसद को बोलने का मौका नहीं मिला और विपक्ष ने विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने विरोध के दौरान लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कई बिल पास किए गए, कुछ बिल कमेटी को भेजे गए और राज्यसभा में मॉनसून सत्र के दौरान 38.8% कार्य हुआ। हमने काम काज को जैसे निर्णय किया कि हमने बहुत समय दिया, उनको बार बार पुकारा, बार बार रिक्वेस्ट किया चर्चा में भाग लीजिए। जब वो नहीं माने तो हमने अपना दायित्व समझ करके अपना पब्लिक का जो मैंडेट है, जनता ने जो हमको वोट दे करके देश को समाज उसको पूरा करने के लिए हमने सारा बिजनेस पारित कर दिया है। इसलिए मैंने कल कहा कि विरोध करके आप अपना बात दर्ज कीजिए, मगर आप हाउस को रोक नहीं सकते हैं, सरकार का कामकाज को रोक नहीं सकते हैं। सरकार देश का प्रति, जनता का प्रति जवाबदेह है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच बिना चर्चा के ये बिल मंजूर हुआ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश करते हुए इसे मध्यम वर्गीय परिवारों और युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह बिल बुधवार को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के 2/3 हिस्से जैसे ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा देगा, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से रोक लगाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कई परिवारों की जिंदगी भर की बचत इसमें चली गई। 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेहनत की कमाई नष्ट हो चुकी है। कई लोगों ने इसके कारण आत्महत्या तक की है। उन्होंने इसे ड्रग्स की तरह गंभीर समस्या करार दिया। संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। तो एक ऐसी समस्या है जो समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है। उस कुरीति को कंट्रोल में, उसको एक तरीके से समाप्त करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी जरूरी था कि जैसे नशा फैलता है, ड्रग्स फैलता है, उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए, भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत
एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है, कठोर कदम है, लेकिन ये समाज में इसकी जरूरत थी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को नामांकन किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। 21 अगस्त यानी आज नामांकन का आखिरी दिन है। वर्तमान में एनडीए का संख्यात्मक रूप से पलड़ा भारी है। दोनों सदनों की संयुक्त क्षमता 788 है, जिसमें 1 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें रिक्त हैं, यानी दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 782 है। एनडीए की स्थिति फिलहाल अच्छी है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य हैं, जिनमें 293 एनडीए के हैं। राज्यसभा की प्रभावी संख्या 240 है, जिसमें 129 सदस्य एनडीए के हैं। And you are hopeful that you will get us. Of course, across the party you will get us. Sir, you think it's a matter of fact fight, given the fact the numbers are with the NDA candidate? But Because I don't belong to any political party. yes, sir. That is the reason why I think that everybody will support. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू यमुना वाटर रेजुविनेशन को लेकर आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए CWC हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद से योजनाओं को तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है और उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य निरंतर जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का जो संकल्प लिया है, तो हमने आज दोनों राज्यों ने बैठ करके ज्वाइंट एक आज मीटिंग की है और उसमें जो पिछले दिनों में काम हुए हैं उन कामों की और गति, जो भी नाले हैं जो यमुना में आते हैं उसको लेकर के आज ये बैठक में चर्चा हुई है। जब से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्होंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, तब से लेकर के आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर यमुना को स्वच्छ करने के लिए गति से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल जिले के पल्ला गांव से यमुना नदी में गिरने वाली ड्रेन का बीओडी स्तर 80 है। इस पानी को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के ओखला में यमुना नदी के पानी के बीओडी स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 620 MLD पानी शुद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 510 MLD पानी को स्वच्छ बनाने के लिए 9 और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर अब तक कि यमुना में स्वच्छ पानी वो जाए 44 STP वो लगाए हैं, जो 620 MLD पानी को ट्रीट करने के लिए वो काम करेंगे और यमुना में स्वच्छ पानी जाए। और इसी प्रकार 510 MLD के STP और बनाए जा रहे हैं, जिससे मां यमुना में कोई भी पानी हरियाणा की तरफ से वो अनट्रीटेड ना आए, ट्रीट होकर के आए। उसको लेकर के आज प्रेजेंटेशन में हमने भी बताया है, ताकि मां यमुना को स्वच्छ किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और पानी को लेकर किसी भी तरह की राज्यों की कोई सीमाएं नहीं होती। इसके लिए दोनों राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस गति के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक नई दिशा दे रही हैं। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र कल 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र में सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए जाने की चर्चा है। इसमें विधायकों को मिलने वाले विशेष यात्रा भत्ते के नियम में बदलाव का प्रस्ताव है। मौजूदा कानून के अनुसार विधायक या उनके परिवार की भारत में की गई यात्रा पर अधिकतम 10,000 प्रतिमाह तक का भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसकी वार्षिक सीमा 1 लाख तय है। यानी विधायक पूरे साल में 10,000 रुपये मासिक की बजाय कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही ले सकते हैं। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। आयोग को किसी भी अन्य कार्य के लिए अधिकृत किया जा सकेगा। विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य के दौरान लिए गए निर्णयों और कार्रवाइयों के लिए किसी भी प्रकार के मुकदमे, उत्पीड़न या कानूनी कार्रवाई से संरक्षित रहेंगे। इस तरह का प्रावधान पहले हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 में भी किया जा चुका है। हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग की आवश्यकताओं और मांगों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। साथ ही आयोग को प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए कानूनी सुरक्षा भी अनिवार्य है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से आयोग को मजबूती मिलेगी और पिछड़े वर्गों के हितों की बेहतर ढंग से रक्षा हो सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। मेले में लगी स्टॉल का मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। वहीं हिसार में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाली प्रयत्न फाउंडेशन के संस्थापक अनिल कसाना ने कहा कि आज हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वे आज हमारी स्टॉल पर पहुंचे। अनिल ने कहा कि प्रयत्न फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों के लिए पिछले 7 साल से काम कर रही है। यहाँ शिक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने भी आगे हाथ बढ़ाया है। इसके लिए हम सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हमारी स्टॉल पे यहाँ पे पहुँचे। और जैसा कि आपको पता है कि पर्यटन फाउंडेशन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए पिछले 7 साल से काम कर रही है। एक शिक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे कोई अध्यापक नहीं है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए आर्टिकल थे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बिल्डिंग के जो डिज़ाइन है जो कम्प्लीटली सस्टेनेबल और ऐसे मटेरियल से बनने वाला है जिसमें किसी प्रकार का कंक्रीट प्रयोग नहीं होगा। सीएम साहब ने इस कार्य को देखा, काफ़ी सराहना भी की और सरकार की तरफ से हर संभव जो मदद मिल सकती है ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने भी आगे हाथ बढ़ाया है। जी, आज सीएम साहब आए थे और हमारी स्टॉल पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हम घर में रहती थी और अभी हमें इस जगह आए हैं, उन्होंने हमें आने का मौका दिया कि हम अपने मतलब खुद का काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। हम इस जगह पे पहुंचे तो उनकी तरफ से ही मतलब पहुंचे, बहुत ही मतलब मदद कर रहे हैं हमारा। सीएम सर हमारी स्टॉल पे आए और उन्होंने हमें ये तेल दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि मतलब कितनी इनकम होती है और कैसे काम करते हो, उस बारे में बताया। हम प्रोडक्ट के बारे में तो मतलब उन्होंने भी हमें सहानुभूति दी, तो उससे हमें बहुत मतलब हौसला मिला। सरकार की तरफ से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड प्रेस यूनिट मिली हुई है सर। हम घर पे ही अपना तेल निकाल के तैयार करते हैं, जैसे मसाले बनाते हैं, हल्दी, धनिया और घर की दालें, शुद्ध और अच्छे मसाले, जैसे साबुन, सर्फ, हैंड वॉश, डिश वॉश का काम भी करते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि वन मित्रों को दिए जाने वाले 15,000 रुपये मासिक मानदेय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत जारी किया जाए। बैठक में मंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2024 में शुरू की गई वन मित्र योजना के तहत 70,000
10,000 युवाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था तथा उन्होंने 2 लाख से अधिक गड्ढे खोदे, जिसमें से 10 गड्ढों में पौधारोपण कर जियो टैगिंग के बाद 2,598 युवाओं को वन मित्र का दर्जा दिया गया। वन मंत्री ने निर्देश दिए कि अब जियो टैगिंग के बजाय डीएफओ, कंजर्वेटर और फॉरेस्ट गार्ड व्यक्तिगत रूप से गड्ढों और पौधारोपण का सत्यापन एवं मॉनिटरिंग करेंगे। इससे वन मित्रों के कार्य का सही मूल्यांकन हो सकेगा और उनका मानदेय डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी ढंग से जारी किया जा सके। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को हरियाली और स्वच्छ वायु का प्रदेश बनाया जाए। सरकार एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ रही है ताकि हरियाणा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बन सके। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण की अध्यापिका मनीषा का आज सुबह 8 बजे शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन व ग्रामीणों तथा सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में दिल्ली एम्स में हुए तीसरी बार पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी देह को उनके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मनीषा के परिजन तथा ग्रामीण अश्रुपूर्ण विदाई देते नजर आए। इस मौके पर आईजी राजश्री भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें व समाज को दुख हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोगों को बेटी के जाने का दुख है। वह उनके परिवार को सांत्वना देती हैं। वहीं लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने बताया कि हजारों की संख्या में आज बेटी मनीषा को अंतिम विदाई दी गई है। मनीषा की मृत्यु के मामले में शुरुआत में जांच एजेंसियों को कोई दिशा नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे जब क्लू मिले तो पुलिस के प्रयास से कई बिंदु सामने आए। अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसलिए मैं आई हूँ और दुख है। और आज अंततः शांति के साथ उस बहन को हजारों लोगों ने विदाई दे दी है और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। मांग की गई यहाँ से लोगों के द्वारा कि बहन का जो ये हत्याकांड है उसकी सीबीआई की जाँच हो, एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों चीज़ें स्वीकार करी और एम्स में बहन का पोस्टमार्टम कल हो चुका है और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ये बड़ी दुखदायी घटना रही। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए समाज व सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक की पुलिस व हॉस्पिटल की कार्रवाई पर जनता को शक था। अब सीबीआई जांच व एम्स से दोबारा मेडिकल सैंपल लिए जाने से लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन के दौरान अब तक जो भी गिरफ्तारियां या मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लिए जाए, क्योंकि आंदोलन समाप्त हो चुका है। आंदोलन के साथ ही मुकदमे भी वापस लिए जाएं तथा अंदेशा जताते हुए कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है सीबीआई को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो इस केस के अंदर गिरफ्तार किए, इसमें आंदोलन के अंदर कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण की महिला टीचर मनीषा का संदिग्ध हालत में शव मिलने व इसको लेकर हुए आंदोलन के मामले में भिवानी में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि अब ये मामला सीबीआई को दिया जा रहा है। अब जांच का आगे का कार्य सीबीआई करेगी। इसको लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। इससे संबंधित सभी एविडेंस सीबीआई को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने मनीषा को लेकर कहा कि हमने युवा बेटी को खो दिया है। वे दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं।
परिवार की मांग व आमजन की मांग पर इस मामले में तीसरी बार दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। इससे पहले 2 बार पोस्टमार्टम भिवानी व रोहतक पीजीआई में करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों को अपनाते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद भी ली गई है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें वैज्ञानिकों व डॉक्टरों की निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि परिवार की मांग तथा राज्य सरकार के कमिटमेंट के चलते सीबीआई को ये केस सौंपा गया है। इस दौरान हमने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बिटिया को खो दिया और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। इसमें जैसी परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। भारत सरकार संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के अंबाला छावनी के कार्यालय नियंत्रक संचार रेखा हरियाणा में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सीसीए हरियाणा दूरसंचार परिमंडल के अंबाला की शिल्पी सिन्हा द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें योगाभ्यास और सामान्य स्वास्थ्य एवं आरोग्य पर व्यायाम शामिल थे। डॉक्टर्स ने प्रतिभागियों को बढ़ती उम्र में स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बारे में मार्गदर्शन दिया। इस सत्र में वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरल दिनचर्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के और सम्मान के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। उनको फेलिसिटेट भी किया, सम्मान का समारोह भी रखा गया और उन्हीं की सेवा के लिए इस बार हम लोगों ने एक हेल्थ चेकअप कैंप भी किया और एक योग गुरु को भी बुलाया, जो उन्होंने थोड़ा बहुत भाषण देके उन्हें समझाने की कोशिश की कि हेल्थ कैसे अपनी मेंटेन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर कैंप में हम आयोजन कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स को बुलाया है, डेंटल्स को बुलाया है, जनरल फिजिशियन बुलाया जो उनकी जांच करें और उनको मदद कर सकें। यहाँ का प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है, सभी कोऑपरेटिव है और यहाँ जो इन्होंने मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, सब चेक करा रहे हैं और सबको ऑनर कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे ही कैंप अरेंज करते रहते हैं। हमारी हर 2 महीने के बाद इनके साथ मीटिंग होती है। वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया, हमारे साथी सभी आए हैं। हम हरियाणा का धन्यवाद करते हैं कि वो इस प्रकार के आयोजन जो भविष्य में भी करते रहेंगे और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अमर शहीद लांस नायक मनमोहन भारद्वाज जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहीद मनमोहन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहीन में शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पलवल उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार ने शहीद मनमोहन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम संरक्षक चौधरी सुमेर सिंह जेलदार, रावतपाल, विक्रम सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बहीन सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि शहीद लांस नायक मनमोहन भारद्वाज पलवल जिले के बहीन गांव के रहने वाले थे। 2023 में लेह लद्दाख में सेना के एक ट्रक के खाई में गिरने से हुए हादसे में वे शहीद हो गए थे। वीरों की धरती है आपका गांव और कितने सारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, ये सब भी प्रेरणा लेंगे। देखिए, मरते हम सभी हैं, लेकिन ऐसी शहीदी किसी किसी को मिलती है। बचपन में पढ़ते थे कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का
यही नामो निशान हो। कितने लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, कितने सारे लोग मिल करके उनकी शहीदी को याद करें। प्रशासन की तरफ से हम एक पंछी विहार बना रहे हैं, तो उसका नाम भी शहीद मनमोहन सिंह के नाम पे ही करेंगे। इसके अलावा जो कैथल के थाना गुहला पुलिस ने एक युवक को फर्जी पुलिस कर्मी बनकर लोगों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आप को कुरुक्षेत्र साइबर सेल का कर्मचारी बता रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा जांच करने पर उसका पुलिस से कोई संबंध नहीं निकला। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान विजय कुमार निवासी थेब बनेहेड़ा के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय कैथल बीर भान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गुहला थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैथल जिला की पुलिस चौकी महमूदपुर के हेड कांस्टेबल मंगल सिंह की शिकायत पर गुहला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान आरोपी की गाड़ी से पुलिस की वर्दी के अलावा लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल व अन्य सामान भी मिला है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये एक विजय कुमार नाम का शख्स जो पुलिस का वेश बना करके पुलिस की वर्दी रख करके फर्जी काम करता था और उसने पूछताछ में बतलाया कि वह गांव थेब बनेड़ा का रहने वाला है और उसने झूठ बोला कि मैं साइबर सेल कुरुक्षेत्र में तैनात हूं, जिसकी तफ्तीश करने पर जांच करने पर पाया गया कि वो कुरुक्षेत्र साइबर सेल में तैनात नहीं है। तो इस आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी तफ्तीश थाना गुहला द्वारा की जा रही है और उसको पुलिस रिमांड लेकर के जल्दी ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उसके पास वर्दी भी मिली है, लैपटॉप, पेन ड्राइव वगैरह इक्विपमेंट मिले हैं और उसने पुलिस को भी मतलब गुमराह करके ही ये बताया। इन दिनों सड़क हादसे काफी बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब समाज सेवी संस्थाएं भी इस ओर जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला शहर की एक सामाजिक संस्था में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट रैली निकाली गई, जिसको एसपी अंबाला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी देते हुए संस्था के सदस्य ने बताया कि इन दिनों सड़क हादसे बढ़ गए हैं और ज्यादातर हादसे हेलमेट न पहनने की वजह से ही होते हैं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग समझ पाएं कि हेलमेट पहनने से उनका पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। वहीं एसपी अंबाला ने बताया कि देश में जितने भी सड़क हादसे होते हैं उनमें से 70% टू व्हीलर पर होते हैं और ज्यादातर 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग इन एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। इसलिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। आज की ये जो हेलमेट रैली है, ये युवाओं को और अम्बाला वासियों को इसी बारे में प्रेरित करे कि हमें हेलमेट लगा के टू व्हीलर्स पे ड्राइविंग करनी है और ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। केवल चालान से बचने की एक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति खुद की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। साथ में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो डेथ हो रही है वो युवा वर्ग के लोगों की हो रही है, जो 18 से 40 उम्र के होते हैं और उनसे पूरे परिवार को, समाज को और देश को बड़ी क्षति होती है। तो हमारी तरफ से ये हेलमेट रैली है, बड़ा ही सराहनीय ये एक प्रयास है, जिससे कि लोगों में हेलमेट लगाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा। कि हम लोगों को, जो अम्बाला वासियों को खास तौर पर हेलमेट के लिए जागृत कर सके। हमारे 4 महीने में 91 डेथ्स हुई और इसमें ज्यादातर जो है टू व्हीलर चालक रहे और इसमें ज्यादा रीजन ये रहता है हेड इंजरी और जो हेलमेट ना पहनने की वजह से हो रही है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी हेलमेट पहने, यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।